स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी में सेकेंड फेज की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। मत प्रतिशत में गिरावट देखने में आई। चुनाव आयोग और नेताओं ने अपील भी की, लेकिन मतदान की सुष्टि संपन्न नहीं हुई। सफसठ लोकतंत्र के लिए ये रवैया बहुत घातक है। इस मुद्दे पर यूपी स्टेट हेड शिव कृपाल मिश्रा ने हमारे राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज से की खास बातचीत। आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का आज द्वितीय चरण का चुनाव खत्म हो गया। इस द्वितीय चरण के चुनाव में चारों तरफ ये हंगामा था कि इस बार का चुनाव जो एक परसेंटेज होगा, जो वोटिंग परसेंटेज होगा, वो बढ़ेगा। चुनाव आयोग के अधिकारी, तमाम निर्वाचन अधिकारियों ने बड़ी कसरत की कि चुनाव में इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लेकिन वो वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत हद तक बढ़ा नहीं सके। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो केवल उत्तर प्रदेश में इस द्वितीय चरण के चुनाव में 5 बजे तक केवल 52.6% ही मतदान हुए, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में 7% वोटिंग कम पड़े। अब इसके पीछे हम क्या कहें? राजनीतिक शोर शराबा बेवजह, या फिर राजनीतिक नेताओं की बेमतलब की बयानबाजी की वजह से जनता में उदासीनता, या फिर सूर्य देवता की तपिश। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार मतदान प्रतिशत 7% कम होने से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के माथे पर लकीरें जरूर पड़ गई हैं। अब इस बात की चर्चा होने लगी है, और अगर हम देखें तो चारों ओर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि मतदान प्रतिशत इतना कम क्यों हो रहा है, और अगर ये कम हो रहा है तो क्या होगा? क्या सत्ता को इस मतदान प्रतिशत से कम होने का खतरा सता रहा है? इस बात की चर्चा चारों ओर है, और इस बात की चर्चा हमारे हॉर्नबिल टीवी में भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर ऋषि भारद्वाज, जिनके साथ हम इस बात की जरूर चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि फर्स्ट फेज से भी कम वोटिंग परसेंटेज चुनाव के इस माहौल में सेकेंड फेज में हो गया। ऋषि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो जो वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज में था, सेकेंड फेज आते आते इस बार वोटिंग परसेंटेज और कम हो गया। और खासकर जहां हम कहते हैं कि वो जो वोटिंग है, जो एक खासकर जो बड़े शहरों में जो वोट होते हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी की ओर जाते हैं और राष्ट्रीय पार्टी की ओर देखे जाते हैं। ऐसे में जो ये 8 लोकसभा चुनाव था, इसमें अगर 2 सीटों को छोड़ दें, एक बागपत और एक अमरोहा, तो ज्यादातर शहरी वोट थे। इसके बावजूद इसमें वोट परसेंटेज, शहरी वोट क्यों नहीं गिरे? क्या मानते हैं आप? देखिए, मेरा पूरी तरह से मानना ये है कि ये मतदाताओं की उदासीनता है। वो चाहते ही नहीं है कि वो बाहर निकले। ये गर्मी का तो केवल बहाना है। आप ये बताइए कि जो लोग भी नौकरी कर रहे होंगे, क्या वो कल जॉब पे अपनी नहीं गए होंगे? कल उन्होंने अपनी दुकान नहीं खोली होगी? तो इसी उदासीनता के पीछे आप क्या मानते हैं? वही मैं बता रहा हूँ ना। क्या उन्होंने कल नहीं खोला होगा अपना दुकान, या कल ऑफिस नहीं गए होंगे, या कल नहीं जाएंगे? आज ऐसी क्या कौन सी गर्मी पड़ गई? अगर आप सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, आप सरकार बदलना चाह रहे हैं, किसी और को आप बैठाना चाह रहे हैं, तो आपको वोट देना पड़ेगा ना। और ये कोई रोज की तो बात है नहीं कि आपको हर महीने या हर हफ्ते बुला लिया जाता है वोट देने के लिए। 5 साल में एक बार आपको वोट देने जाना होता है, और सार्वजनिक छुट्टी होती है उस दिन। आप क्यों नहीं निकलते हो भाई वोट देने? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि आखिर वोट देने लोग क्यों नहीं निकले? उसका कारण ही यही है कि वो चाहते ही नहीं है कि वोट दें। उनके लिए तो वो छुट्टी का दिन है। गर्मी बाहर बहुत ज्यादा हो रही है, हम एसी ऑन करें। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वोटिंग अगर कम होती है तो इसका मायने ये निकाला जाता है कि ये कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की लहर है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अटल जी की जब आखिरी वाली सरकार थी तो वोट परसेंटेज क्या था वो आप देख लीजिए, और जब मनमोहन सिंह की जिस बार वो सरकार बन के आई है उसमें क्या था। तो ये कोई बड़ा कारण नहीं है। वोट परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, मायने ये रखता है कि कम हुआ या ज्यादा हुआ, किसके पक्ष में हुआ। सरकार तो उसकी बनेगी ना। तो आज के टाइम पे आदमी जो मतदाता है उसको ये सोचना चाहिए कि अगर आप सरकार की बुराई कर रहे हो, कल को आप नीतियों की बुराई करोगे, कल को आप ये कहोगे हमारा सांसद हमारी गली में नहीं आता, हमारे मोहल्ले में नहीं आता, लाइट नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप
जब वोट करोगे तब ना कल को यही बात तो निकल के आ रही ना ऋषि जी कि आखिर जनता वोट क्यों नहीं कर रही है। ये उदासीनता के पीछे का आखिर क्या कारण आप मान रहे हैं, क्यों उदासीन है? ये आराम तलबी है सबसे बड़ा कारण इसका। उनको ये लग रहा है कि एक छुट्टी मिली हुई है सॉरी, उनको ये लग रहा है कि एक छुट्टी मिली हुई है। आप देखिए ना, आप ग्रामीण जो पृष्ठभूमि, ये जो आराम तलबी है, ये आराम तलबी अगर आप त्रिपुरा के देख लें, मणिपुर में देख लें, तो और भी तमाम, जैसे वायनाड केरल में ही देख लें, तो कहीं ये आराम तलबी वहां क्यों नहीं दिख रही? ये यूपी में ऐसा क्या हुआ कि 7% वोटिंग मायने रखता है कि 2019 के तुलना में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है 7% डिक्रीज हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ये आराम तलबी के पीछे आप क्या कारण मान रहे हैं? कि आप बाहर के प्रदेशों की बात ही मत करिए ना। आप ये जो 8 लोकसभा हैं, इनमें आप ग्रामीण वाला जो इलाका जुड़ा हुआ है और जो शहरी इलाका जुड़ा हुआ है, आप उन दोनों का परसेंटेज अलग निकाल लीजिए, आपको खुद नजर आ जाएगा कि आज भी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहा है मतदाता, उसने ज्यादा वोट किया हुआ है शहरी मतदाताओं से। तो ये कहीं ना कहीं उनकी आराम तलबी है। उनको ये लग रहा है छुट्टी एक मिली हुई है, हम एसी ऑन करेंगे, घर में बैठेंगे, मूवी देखेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। जिनको वोट देना होगा वो दे जाके, जिनको सरकार बदलनी हो बदले। कल हम पेपर पढ़ेंगे और कहेंगे कि यार ये देखो सरकार ने बहुत गलत कर दिया। अरे यार, आपको जब एक मौका दिया है संविधान ने, लोकतंत्र ने, कि आप आइए वोट की चोट करिए, तो आप क्यों नहीं निकल रहे हैं घर से बाहर? निकलना चाहिए ना। और ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती किसी ने घर में पैक कर रखा है। आपको छुट्टी दी हुई है, आपके ऊपर ये भी दबाव नहीं है कि आप वोट डालने जाइए चाहे ना जाइए, लेकिन दुकान जरूर खोलिए, आप ऑफिस जरूर आइए। अच्छा, एक कारण और है, जैसे कि अगर देखा जाए तो आज का जो टेम्परेचर था उत्तर प्रदेश में लगभग 42% पे पहुंच गया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो इस तरह की एक धूप थी आज 42% की, उसमें वो भी एक कारण हो सकता है कि इस धूप की वजह से भी बहुत लोग नहीं निकले हों? देखिए, जैसे आपने टेम्परेचर की बात करी है, तो उस टेम्परेचर को अगर आप ये देखेंगे, दोपहर 12:10 से शाम को 4:40 तक का जो टेम्परेचर है वो आप देख लीजिए, इस बीच में बढ़ा। जबकि वोटिंग आप बताइए मुझे सुबह कितने बजे शुरू हुई होगी? 9 बजे, 7 बजे। 7 बजे शुरू हुई, 7 से 10:30 तक का आपके पास टाइम था। उसके बाद शाम को 4:30 बजे के बाद से 6 बजे तक का आपके पास टाइम था। आप चाहते तो आप वोट डालने जा सकते थे। लेकिन अब आप देखिए, चुनाव आयोग भी कह रहा है कि आप आइए वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। ज़्यादातर जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था थी, छाँव की भी व्यवस्था थी। अब कोई आपके लिए एसी नहीं लगा देगा ना वहाँ पे। हमारे प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, हमारे विपक्ष के जो बड़े नेता, यानी कि सभी कोई एक अपील कर रहा है कि आप आइए वोट दीजिए, तो देना चाहिए ना। आप किस मुंह से कल को जो है 6 महीने बाद जो है आप सरकार को जो है बुरा भला कहेंगे, जब आपने वोट ही नहीं किया है? खैर, अब इसे जनता की उदासीनता कहें या राजनीतिक शोर शराबे के बीच जनता के प्रति, जनता जो उन राजनीतिक दलों के प्रति अपनी राय रखती है, उसकी बात कहें। कुल मिलाकर अगर लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग न करना निश्चित रूप से लोकतंत्र को कमजोर करता है। इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता कि आखिर वो जनता, जो लोग वोटिंग करने नहीं गए, वह किस मुंह से और किस हक से लोकतंत्र की आवाज और लोकतंत्र की बात करने की बात करते हैं। निश्चित रूप से इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि इनकी उदासीनता राजनीति में और खासकर लोकतंत्र के प्रति रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी किसी भी चुनाव में अगर वोटिंग परसेंटेज गिरती है तो उसको कहीं ना कहीं सत्ता में परिवर्तन की लहर मानते हैं। अब ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, यह कितना सत्ता परिवर्तन में कारगर होगा या फिर से सत्ता बहाली होगी, यह सब कुछ समय के साथ चुनावी परिणाम बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। मैं शिव कृपाल मिश्रा, लखनऊ। ये था खास बातचीत हमारे यूपी ब्यूरो से। वक्ता ने राजनीतिक रणनीतियों और सामाजिक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को संक्षिप्त किया, जिसमें गठबंधन और प्रतिनिधित्व का महत्व उपभोक्ता को दिखाया गया। उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना की, जिन्होंने आरक्षण नीतियों को कमजोर कराने का आरोप लगाया और भाजपा के समावेशी दृष्टिकोण की सराहना की। स्पीकर ने कहा कि वर्तमान प्रेस वार्ता का उद्देश्य उस घटना को संबोधित कराना था जिसमें कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा उन पर हमला किया गया था।
उन्होंने उम्मीद जताई कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस घटना के संबंध में स्पष्टीकरण देंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने माननीय गृह मंत्री को स्थिति के बारे में सूचित किया था और केंद्र से सुरक्षा सहायता का अनुरोध किया था। आइए सुनते हैं संजय निषद का बयान। क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, जिन तरीके से हमारे जो कोर बेस वोटर हैं, जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जो था, जो लाभार्थी थे, जिनके दिलों पर मोदी जी ने अपने योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो 80 करोड़ लोगों का इलाज देने का हो, चाहे इलाज देने का हो, मकान हो, जिसको भी लाभ दिया था, वो सारे लोगों ने एहसास किया कि नहीं, कोई भी अगर हमें सुबह शाम का भोजन खाना अगर फूल कमल का फूल दे रहा है, तो अगर हमें फूल खिला रहा है सुबह शाम का खाना, तो हम भी कमल को खिलाएंगे। दूसरा है कि जिस तरीके से जिस तरीके से हमारे वोटर बाहर आ रहे हैं और विपक्ष विहीन है, जब विपक्ष है ही नहीं तो उदासीन है उनके जो वोटर हैं, उनके कुछ बचे कुचे उनके समर्थक हैं, उन्होंने मान लिया कि जब जीतने वाले नहीं हैं, हमारा कोई प्रधान है ही नहीं विपक्ष में, तो वोट क्यों डालने जाएं इसका। और दूसरा, जिस तरीके से रामपुर और हम लोगों ने आजमगढ़ उपचुनाव जीता था, उसी तरीके से कन्नौज और हम मैनपुर भी जीतेंगे। ये आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं इस वोटिंग के हिसाब से, जो समाज का समर्थन है देश का है। तीसरा, समाजवादी पार्टी गुंडा राज का, गुंडों के सहारे पलना बढ़ना, गुंडों के सहारे काम करना। जिस तरीके से पहले इतिहास रहा कि बहन माइती के खिलाफ उनके गेस्ट हाउस कांड हमला होना, आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगे में जिस तरीके से दंगा करा के मासूमों को किस तरीके, उसी तरीके संत कबीरनगर में एक शादी विवाह में जाने का, जहाँ एक मेरी बिरादरी की गरीब बेटी का, वो क्या नाम है, उसका बरमाला का समय हो, और उस समय आके गुंडे हंगामा करें और उस पीरियड में आकर जो है अब शब्दों का व्यवचार करें, फिर हमला करें, जानलेवा हमला करें। वो तो हम लोग भी चूँकि डॉक्टर हैं, लिबरल निषाद राज के वंशज हैं, उसकी वजह से मैंने अपने सिपाहियों से कहा, भाई देखो निषादों का गांव है, आक्रोशित हो जाएंगे और ये भीड़ है बारात की और उसको कुछ अप्रत्याशित घटना हो जाएगी, इसलिए उसे तुरंत पुलिस के हवाले करो, पकड़ के लाके। तो हमने सब सुरक्षित उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हमला हुआ था, मेरे समाज पर हमला था, और इसका जवाब हमारा समाज जो है वोट के समय देगा। और उनके शीर्ष नेतृत्व को फिर से अपील करना था कि ऐसे गुंडों पर लगाम लगाएं, नहीं तो समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाएगा। इनका इतिहास रहा है कि बहन जी के ऊपर हमला रहा, जब मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता तो मैं तो मंत्री हूँ, और हमारी जो सुरक्षा है वो Z+ की बढ़ाई जाए। हमको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व सुन रहा है और जल्दी हो जाए। लेकिन हमें दूसरे प्रदेशों में आना जाना पड़ता है, तो प्रदेश की सुरक्षा दूसरे प्रदेशों में शून्य हो जाती है। तो निश्चित रूप से हमें सेंट्रल हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरों का नेतृत्व करते हैं, दूसरे प्रदेशों में पार्टी खड़ी बड़ी है, तो हमें केंद्र से सुरक्षा मिले जिससे हम सुरक्षित रहें। चूँकि हमारे जितने नेता रहे हैं, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल जयपाल कश्यप, जोरी बेद, हमारे जो पूरन देवी, जमुना निषाद, ये जितने नेता रहे हैं पिछली सरकारों ने, तो हमारी सुरक्षा केंद्र से दी जाए। और उस पर विचार करने के लिए मिला भी था गृह मंत्री से, और गृह मंत्री ने आश्वस्त किया था मैं जल्दी करवा दूंगा। आज लखनऊ में एक और बड़ा IPL मुकाबला होगा। इकानी स्टेडियम में लखनऊ और राजस्थान टीम के बीच मैच होगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लखनऊ में 8 मैचों में 5 मैच जीत दर्ज की है, जबकि 3 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वेंट टेबल में वो चौथी स्थान पर है, जबकि राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 पर है। उन्होंने 8 मैचों से 60 में जीत हासिल की है। इकानी स्टेडियम के बाहर दर्शकों की भरमार है और लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने मैच के दौरान रोड मैप तैयार किया है, जिसमें शाहिद पथ पर भारी वाहनों को रोका जाएगा। छब्बीस अप्रैल को बारामूला जिले के सोपर इलाके में आतंकवाद और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। छिपे हुए आतंकियों को खत्म कराने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
आईजी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक 2 आतंकी मारे गए हैं। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। उनमें से एक को पकड़ लिया गया है और उसकी पहचान सैफुल्लाह के रूप में की गई है। इससे पहले 25 अप्रैल को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला के उरी में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा गया। कल शाम को सुरक्षा बलों को एक इतला मिली थी कि यहाँ सोपोर में एक इलाका है, वहाँ पे 2 टेररिस्ट के होने की आशंका है। उस दौरान जब कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो अंदर से टेररिस्ट ने जो है सुरक्षा बल की टुकड़ियों पे हमला करा, जिसके बाद ये ऑपरेशन की शुरुआत हुई। कल शाम के बाद पूरी रात ये ऑपरेशन चलता रहा और आज देर दोपहर तक ये ऑपरेशन पूरा कंक्लूड हुआ है और सैनिटाइज करने के बाद ही सुरक्षा बलों ने उस इलाके का जो मुहासरा है वो छोड़ा है। तो इसमें 2 जो टेररिस्ट हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं और उनसे भारी मात्रा में जो है आर्म्स एमुनिशन जो है जब्त किया गया है और उनसे बाकी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिले हैं। अभी उनकी शिनाख्त और पुख्ता की जा रही है, बट उनमें से एक का जो कोड नेम सैफुल्लाह जाना जा रहा है। इसमें हमेशा से अपील रहेगी कि ऐसी जब साइट्स हैं उससे दूर रहें, अपने आप को जो है पुलिस को पूरा ताउन दें जब पुलिस ऐसी जगह पे आती है और लोगों को इवैक्यूएट सेफ प्लेस पे करती है, और इन जगहों पे जल्द से जल्दी जो है सेफ लोकेशन अख्तियार की। ये बिल्कुल ये पुलिस की एक एसओपी का हमेशा से पार्ट रहता है कि ऑपरेशन से पहले जो है हमारी सिविलियंस के प्रति भी जो जिम्मेवारी रहती है कि उनको सेफ लोकेशन पे पहुंचाया जाए। तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इवैक्यूएशन करना। ये ऑपरेशन से थोड़ा सा ज़्यादा टफ भी होता है क्योंकि लोगों को, बच्चों बुजुर्ग होते हैं बीच में, उनको सेफ जगह पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सदस्यों द्वारा पूर्व कांग्रेस नेताओं के बारे में भावनाएं व्यक्त कराने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस द्वारा पोषित वो लोग अगर 30 या 40 साल तक पार्टी में प्रतिकूल रहे तो फिर उसमें क्यों बने रहे। खड़गे ने स्वतंत्रता संग्राम में निहित कांग्रेस के संस्थापक सिद्धांतों पर जोर दिया और इसके तुलना मोदी के नेतृत्व पर भाजपा के फोकस से की। जो चीज उन्होंने कहा एक भी उसमें अनुष्ठान में नहीं लाया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर भी बोलते हैं मोदी जी बहुत कुछ काम किए, देश के लिए बहुत कुछ बढ़ाए, ये वो बातें बोलते हैं। मैं ज्यादा बोलने नहीं चाहता क्योंकि ये देश को आजाद कराने वाले लोग कांग्रेस के हैं और कभी बीजेपी इस देश के आजादी के लिए लड़ी नहीं और इस देश के डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लड़ी। लेकिन फिर भी इस देश को बनाने में हम लोग हैं तो पैट्रियोटिज्म की बात बहुत करते हैं। पैट्रियोटिज्म की बात इतनी करती है कि नेहरू भी उनके सामने कुछ नहीं है, इंदिरा गांधी जी भी कुछ नहीं है और लाल बहादुर शास्त्री जी भी उनके सामने कुछ नहीं है। सब कुछ है मोदी। उन्होंने ये भी सोचा कि 2014 के बाद ही इस देश को आजादी मिली, इससे पहले देश आजाद नहीं था। ये क्योंकि उनके बातों से ऐसा लगता है और मुझे दुख इस बात का होता है कि जो लोग कांग्रेस में फले फूले लीडरशिप बना लिए वो लोग भी वही कहते हैं, अरे भाई इतना बुरा कांग्रेस था तो अपनी जिंदगी के 30 साल 20 साल 25 साल 40 साल क्यों घुमाया अननेसेसरली। उसी वक्त अगर जाते आप तो बहुत अच्छा था। लेकिन वो लोग भी, उनको भी क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो लोग भी आज इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करते फिरते हैं। किसानों के रेल नाकाबंदी के 11वें दिन 1857 ट्रेन प्रभावित हुई। 753 रद्द की गई और 150 को समय से पहले संपन्न कर दिया गया।
बिना कोई अपडेट के स्टेशनों पर यात्रियों को कष्टकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। प्रयासों के बावजूद व्यवधान जारी है, जिसके कारण वारिश जिले मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने अपडेट के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 का उपयोग कराने का सुझाव दिया है। बढ़ते तापमान के कारण देरी हो रही है, जिससे उन यात्रियों को निराशा हो रही है जो दूसरों के असुविधा को कम कराना चाहते हैं। देखिए, आज सुबह 6 बजे तक लगभग 1660 गाड़ियां प्रभावित हो चुकी हैं, जिसमें 753 ट्रेनें कैंसल्ड हैं और 757 ट्रेनें डाइवर्ट हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस ट्रेनें जो हैं वो शॉर्ट ओरिजिनेट और शॉर्ट टर्मिनेट होकर चली हैं। इसके अलावा 196 फ्रेट ट्रेन भी है, मालगाड़ी, जिसे हमें डाइवर्ट करके या कंट्रोल करके चलाना पड़ा है। तो अभी तक टोटल रिपरकशन जो है 1857 गाड़ियाँ भी प्रभावित हुई हैं। अभी बताया जैसे आपको, टोटल मेल एक्सप्रेस 1237 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें इफेक्ट हुई हैं और 424 पैसेंजर ट्रेनें। पैसेंजर ट्रेनें 412 गाड़ियाँ कैंसिल हैं और मेल एक्सप्रेस 341 कैंसिल है। देखिए, पैसेंजर्स को तो हम रेगुलर थ्रू सोशल मीडिया, इसके अलावा जो हमारा PRS का बल्क SMS सिस्टम है, इसके थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं कि वो ट्रेनों का टाइम देख के ही स्टेशन पे आएँ। इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ ज़रूर है कि सिंगल लाइन सेक्शन में चलने के कारण देरी से चल रही हैं, तो पैसेंजर इनकन्वीनियंस थोड़ा हो रहा है। रूपा शाह। कहाँ से आए? हम लोग झारखंड से आए हैं। कहाँ जाने? हम लोग को रिटर्न झारखंड ही जानी है, लेकिन हम लोग कल रात 12-13 घंटे हो गए बैठे हुए हैं अभी तक। छोटे छोटे बच्चे हैं, दिक्कत आ रही है, ना सोने की जगह है, रात से जगे हुए हैं। अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन आएंगी, इंक्वायरी मिल नहीं रही है। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। बताया जा रहा है कि क्यों कुछ ट्रेन ये इसका अपडेट कुछ नहीं है, कहाँ ट्रेन है वो भी नहीं पता चल रही है। ट्रेन का रूट चेंज कर दिया गया है, जहाँ से हम लोग को लेना था वहाँ से ट्रेन मिली नहीं, फिर हम लोग को अम्बाला आना पड़ा, जिस कारण हमको बहुत परेशानी है। अम्बाला कैंटे से कहाँ जाना आपको? किशनगंज। क्या प्रॉब्लम है आपको? ट्रेन क्या बता रहा है? ट्रेन लेट बता रहा है 4-5 घंटे, पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है अभी इसका। तो क्यों लेट बताया जा रहा है आपको? कुछ मैसेज है? अभी ये मैसेज नहीं बता रहा है कि क्यों लेट है, नहीं है, ये कहने को हम। परेशानी हो रही? हाँ, परेशानी तो हो रही है। बच्चों के साथ कैसे क्या क्या परेशानी है? परेशानी लेट बता रहा है गाड़ी, सुबह से अभी कुछ खाया पिया नहीं हूँ, 3-4 घंटे बैठे हूँ, तो उसके बाद अब कब आएगी नहीं आएगी गाड़ी, क्या उसका कोई गारंटी नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, यही परेशानी है। झारखंड बोकारो स्टेशन से क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? आए थे कुछ ज़रूरी काम से, फिर वापस जाना है, तो वही ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है, अभी तक आया नहीं। कल से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। कब से बैठे हो आप स्टेशन में? कल रात से। क्या बताया जा रहा है ट्रेन के बारे में? अपडेटेड ठीक से नहीं हो पा रही है, कभी लेट से जहाँ से खुलना था वहीं से लेट से खुली है ट्रेन, फिर बीच बीच में धीरे धीरे रुक के आ रही है, इस वजह से अभी तक पहुँची नहीं है। कारण बताया जा रहा है आपको क्यों लेट हो रही है? अब कारण तो कुछ नहीं बताया जा रहा, उधर से कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम होगा, इस वजह से लेट हो रही है। अभी तो जाके इंक्वायरी में पूछा गया तो बोले कि अब थोड़ी देर में आ जाएगी। परेशानी तो होती है बच्चों के साथ में, लेकिन अपने परेशानी आदमी किसको बयां करे, खुद ही झेलना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे हॉर्नबिल टीवी।